हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे लग रहा है ऐसा। और नहीं चल रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि नहीं चल रही है, और क्यों नहीं चल रही उसका कारण खोजने की कोशिश कीजिए और हल कीजिए कि भाई अच्छी कब चलनी चाहिए। तो मैं डिम्पल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो फटाफट से आ जाइए, हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। राजस्थान बोर्ड या फिर एनसीईआरटी बोर्ड कहिए या एमपी बोर्ड कहिए, और कहीं भी झारखंड है या छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, जहाँ जहाँ भी एनसीईआरटी बोर्ड चलता है उन सभी बच्चों के लिए जिनकी बुक का नाम है आरो भाग 2। ठीक है, 2 बुक चलती है, अंतराल भाग 2 भी है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर आरो भाग 2। तो आरो भाग 2 का हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और आज इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे हम, कवि परिचय पढ़ेंगे क्योंकि कविता पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है इसका। ठीक है, तो कवि परिचय में हम क्या क्या पढ़ेंगे सभी को पता है कि सबसे पहले जन्म, मृत्यु या उनकी शिक्षा दीक्षा या उनकी रचनाएं जो भी है। और यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी किस बाद से, किस युग के हैं कवि, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं बताती रहती हूँ आपको, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो किस युग के कवि कहे जाते हैं या आधार स्तंभ कहे जाते हैं। एक बार में एक यहाँ पर एक खाली स्लाइड ले लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गई है पहले। ठीक है, तो ये आ गई है हमारी स्लाइड खाली। मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर काल विभाजन की बात करते हैं। किसकी? काल विभाजन की। तो हमारा जो हिंदी साहित्य जगत है वो 4 कालों में बटा हुआ है। आदि काल, दूसरा है हमारा भक्ति काल जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है, तीसरा है यहाँ पर रीति काल जिसे उत्तर मध्य काल कहा जाता है, और चौथा है आधुनिक काल। अब इन आदि काल, भक्ति काल और रीति काल में, इनमें तो कोई ऐसे काल का या युग का विभाजन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ जो आधुनिक काल है इसमें कई युग हैं। जैसे पहला आ जाता है यहाँ पर भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से। ठीक है, और दूसरा आता है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग से। तीसरे नंबर पर आता है छायावाद। हम इसी की बात करने वाले हैं, और बात क्या करने वाले हैं कि छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। 4 आधार स्तंभ साहित्यकार कौन कौन है? छायावाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे कहे जाते हैं यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है, काफ़ी विशेष है साहित्य जगत में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। फिर है तीसरे नंबर पर सुमित्रानंदन पंत, और इनकी जो रचना है वो छायावाद में ही प्रकाशित हुई है। पंत जी, जिन्हें पंत जी भी कहते हैं। और नंबर 4 में आते हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा। अब पता है इनको आधार स्तंभ क्यों कहा जाता है? आपको मैं बता दूं, इनको आधार स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां या फिर कहे कि विशेषताएं वो समान है। कैसी है? समान है। प्रकृति को माध्यम बनाना है, प्रकृति चित्रण करना है, रहस्य बताना है, प्रकृति का रहस्य क्या है उस तरफ जाना है। छायावाद में हलावाद भी प्रवेश कर गया था, हरिवंश राय बच्चन जी के समय में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ छायावाद में इन्होंने जिन प्रवृत्तियों के साथ अपनी रचनाओं को रचा है उससे साबित होता है कि यही आधार स्तंभ है। इन्होंने ही, मतलब ये खास तौर पर ये जो साहित्यकार है, इनके आधार स्तंभ, इनकी रचनाओं के आधार पर ही छायावाद की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया, छायावाद की प्रवृत्तियों को निर्धारित किया गया कि यह विशेषता थी छायावाद में। तो छायावाद के आधार स्तंभ में से एक स्तंभ है जिनको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। क्लियर हो गया अच्छे से? अब आप बता सकते हो कि किस युग के कवि कहे जाते हैं? छायावाद युग के कवि कहे जाते हैं, छायावादोत्तर नहीं, छायावाद के। ठीक है, तो यहाँ शुरू करते हैं अब हम इनका जीवन परिचय।
तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और शत शत प्रणाम करती हूँ मैं। देखिए साहित्यकारों को, क्योंकि हमारे गुरु है एक तरह से, जिनको हम पढ़ रहे हैं और जिनको पढ़कर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे गुरु हो गए, तो इनको हमेशा सम्मान देना चाहिए बच्चों। तो देखिए जन्म की बात करते हैं, सन 1899 ईस्वी में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। पारिवारिक गांव इनका गड़ा कोला है, और जो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, और ये इनके क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, क्लियर हो गया। इनका जन्म कब हुआ था? 1899 में। महिषादल बंगाल के मेदिनीपुर जिले में है, एक गांव है महिषादल, स्थान का नाम है कि किस स्थान में हुआ था भाई, महिषादल में हुआ। महिषादल कहाँ है? बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। अब ये बंगाल है तो हम इसको बंगाल क्या नाम देंगे भाई? अब तो ये हो सकता है पश्चिम बंगाल में हो या फिर बांग्लादेश में हो सकता है, क्योंकि विभाजन हुआ था, भंग हुआ था, उस आधार पर पता नहीं ये अब कौन से स्थान पर गया है, ये नहीं पता है। पारिवारिक जो गांव है वो क्या है? गड़ा कोला। और गड़ा कोला कहाँ पर है भाई? उन्नाव में है, और उन्नाव कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ये तो फिक्स है। इनकी प्रमुख रचना आ जाती है अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, अणिमा और तुलसीदास। ये इनके कविता संग्रह है, कलेक्शन है, कविताओं के संग्रह है। पुरस्कार की बात आती है सन 1961 में इलाहाबाद में। पुरस्कार नहीं, यहाँ पर हुआ था बच्चों शायद इनका निधन। ठीक है, यहाँ निधन है, निधन है, ये पुरस्कार नहीं है। नवगति नवलय ताल छंद। अब बच्चों ने ये एक बहुत अच्छी सरस्वती वंदना है, ये सरस्वती वंदना है, सरस्वती की वंदना की गई है। और मैं छोटी थी ना, तब मैं नवोदय में पढ़ती थी, तब हमारे यहाँ पर ये जो प्रार्थना है, वंदना, ये गाई जाती थी। और ये कैसे गाते थे? पहले आता था वरदे वरदे वीणा वादिनी, वरदे नवगति गति नवलय लय ताल छंद, नवल कंठ नव जलधर मंद रव नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वादिनी। ऐसे गाई जाती थी और बहुत ही अच्छी कविता लगती थी मुझे। शब्द तो भूल गई थी, लेकिन यहाँ पर जब शब्द आ गए ना तो अपने आप से हो गया। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। अब आते हैं हम यहाँ निराला जी के साहित्यिक परिचय की तरफ। के साहित्यिक परिचय इनके क्या था? तो देखिए, कविता को नया स्वर देने वाले निराला छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं, तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। एक और तो उन्होंने कबीर पंथी बन गए, वो कबीरदास जी के नक्शे कदमों पे चल गए, और दूसरी ओर उन्होंने जो नए कवि आ रहे थे उनके प्रेरणा बन गए। ऐसा कार्य किया, अपनी कविताओं में ऐसा मुख व्यंजित किया है, ऐसे शब्दों का, ऐसे भावों की व्यंजना की है कि जो नए नए कवि या साहित्यकार आ रहे थे उनसे प्रेरणा ले रहे थे, यानी कि उनको अपना गुरु बना रहे थे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी के साहित्यकार कहे जा सकते हैं। उनकी जो बादल राग कविता है बच्चों, काफ़ी उल्लेखनीय कविता है। इसके विषय में और बताऊंगी कि बादल राग कविता के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, बहुत अच्छी कविता है। तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार, बहुत बड़ा काव्य संसार है। विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति निर्माण, जैसे संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष और जीवन के साथ में यहाँ लिख लीजिए किस किस का साथ है, संघर्ष और जीवन। अगर क्रांति है तो निर्माण है, क्रांति है तो निर्माण है। साथ ही ओज और माधुर्य, अगर ओजस्वी स्वर उन्होंने दिया है तो कहीं कहीं पर मधुरता भी दी गई है, मधुरता भी उन्होंने प्रकट करी है। आशा और निराशा, जहाँ पर कहीं निराशा है तो वहाँ आशा का संचार भी उन्होंने किया है। ठीक है, तो ऐसे द्वंद्व को उन्होंने इस तरह से समेटे हुए है कि किसी सीमा में बंद नहीं पाता, कि अगर संघर्ष किया है तो जीवन आपको मिलेगा, क्रांति की है तो नया निर्माण होगा,
ओजस्विता आई है तो फिर मधुरता संचालित होगी, और आप में अगर निराशा है तो आशा का संचार जरूर होगा कि अगर निराशा से ही निराशा है तो निराशा को धीरे धीरे आप आशा में परिवर्तित कर सकते हो। इन सभी द्वंद्वों से उन्होंने जीवन की गाथा को पिरोया है। किन्होंने भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। उल्लास शोक, अब देखिए और भी है, उल्लास के साथ में शोक, राग के साथ में विराग, उत्थान के साथ में पतन, अंधकार के साथ प्रकाश का सजीव कोलाज है ये उनकी कविता। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं, छायावाद के जितने भी कवि थे वो सभी मुक्तक छंद के प्रवर्तक रहे हैं, मुक्तक छंद के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने किसी प्रबंध काव्य की रचना में बंधकर काव्य रचना नहीं की, स्वतंत्र होकर किसी छंदबद्ध रचना को नहीं किया, स्वतंत्र होकर बिल्कुल ही मुक्त रूप से उन्होंने साहित्य रचा है। केवल छंद रूढ़ियों आदि के बंधन को नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। उनका यह निर्बंध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फांक नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता में के कई रंग हैं। उन्होंने छंदों का कोई बंधन स्वीकार नहीं करा है, उन्होंने किसी प्रकार का कोई बंधन स्वीकार नहीं करा है, ना कि छंदबद्ध रचना, बल्कि विषयों को भी उन्होंने ऐसे ऐसे विषयों को उठा लिया है ना। विषयों की सीमा ही नहीं रही है। जो परिपाटी चली आ रही है, जो रूढ़ियाँ चली आ रही है कि भाई प्रकृति का वर्णन करना है, या देश की स्वतंत्रता का वर्णन करना है, या इसका वर्णन करना है, या नारी का वर्णन करना है, इस वर्णन की तरफ वे नहीं रहे हैं। उन्होंने तो अंदर से जो भी इस संसार को पोषित करता हो ऐसे विषयों को उन्होंने उठाया है। एक तरफ तत्सम सामासिक शब्द पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देशी टटके शब्दों का सेंधापन लिए कुकुर मुत्ता रानी और कानी महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं भी है। दिग जीवन जो पाता ही आया विरोध कहने वाले निराला उत्कट राम शक्ति, आत्मशक्ति और उद्भुत जिजीविषा के कवि है, जो हार नहीं मानते और निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। राम की शक्ति पूजा उनका जो काव्य खंड है काफ़ी उत्कृष्ट है, लंबी कविता है। उसमें जब राम की शक्ति पूजा में राजीव फूल होते हैं, कमल के फूलों का उसमें आहुति दी जाती है, कमल के फूलों को चढ़ाया जाता है शक्ति पूजा में, शक्ति माँ देवी की पूजा में, तो एक जो फूल है वो कम हो जाता है। राम निराश हो जाते हैं, लेकिन ऐसी धारा ऐसी चलती है, प्रभावमयता ऐसी चलती है कि राम में फिर उत्साह का संचार होता है, पुष्प आ जाता है, जो राजीव पुष्प है वो आ जाता है, और वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि राजीव यानी कि राजीव कौन, कमल का फूल ही आए, कि राम माँ शक्ति की पूजा के लिए ये राजीव लोचन भी तो है। राजीव लोचन यानी कि राम के लोचन, ये भी तो आँख भी तो क्या है, फूल के समान ही है, मैं इनको समर्पित कर दूंगा। माँ शक्ति प्रसन्न हो जाती है और उत्साह का संचार हो जाता है। इस तरह से उन्होंने निराशा में आशा का संचार किया है, पतन में उत्थान का संचार किया है, दुख में सुख का संचार किया है। ऐसे द्वंद्वों को उन्होंने यहाँ पर उकेरने की कोशिश की है। तो काफ़ी अच्छी उनकी कविताएं है। तुलसीदास में उन्होंने छंद साधना का प्रतिमान दिया है, छंद साधना बताई है, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं। तो ऐसे आत्मशक्ति और जिजीविषा, जीवन जीने की इच्छा को उन्होंने जागृत किया है, न कि जीवन को समाप्त करने के लिए। इसीलिए इस शक्ति की साधना करने वाले, शक्ति साध्य कौन होता है? शक्ति की साधना करने वाले कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है। कौन सी ऋतु? वर्षा ऋतु। काफ़ी वर्षा ऋतु से अधिक प्रेम करते हैं। वर्षा ऋतु जब भी आती है उनके नए नए विषय, नई नई कविताएं बनती जाती है, ठीक है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती है। बादल क्या करते हैं? सृजन भी करते हैं। अगर बादल बरस गए तो क्या होगा भाई? जो अंकुरित होने वाले, जो अंदर बीज दबे गड़े, कहीं सड़े हुए से कहीं जमीन के भीतर धंस गए हैं, वे पानी पाकर, यानी कि बादलों से, बादल जब वर्षा करेंगे तो वर्षा के कारण वर्षा का जल जो पाकर और अंकुरित हो जाएंगे, ऐसे उनका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? प्रस्फुटन हो जाएगा। कि वो क्या कह रहे हैं कि सृजन हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। जैसे ही बादल का पानी बरसेगा, धरती में प्रवेश करेगा तो निर्माण हो जाएगा। वो कब होगा? जब बादल आराम से बरस रहे हैं, जो नीचे दबे हुए हैं उनका निर्माण हो जाएगा, और जो ऊंचे उठे बड़े ऊंचे पेड़ है
और बादल बरस गए तो वो धराशायी हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो अगर सृजन है तो ध्वंस भी है, यानी कि निर्माण है तो सृष्टि का नाश भी, यानी कि निर्माण के साथ में नाश भी है, दोनों ही तत्व समाहित है, एक साथ समाहित है। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल प्रेमी है, वर्षा प्रेमी है। अब बादलों के माध्यम से उन्होंने उनकी बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है बच्चों। अब सोचिए, अनामिका काव्य संग्रह है, उसमें 8 खंड है। अनामिका भाग 1, अनामिका भाग 2, अनामिका भाग 3, अनामिका भाग 4, उसमें 8 खंडों में बादल राग कविता प्रकाशित है। तो आप सोचिए बादल राग कविता कितनी बड़ी है, उसमें से छोटी सी कविता, छोटा सा खंड हमारे पास लिया गया है। आगे देखिए बादल। अब देखिए बच्चों, ये आ गया जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, और ये आपको प्रसंग लिखते समय लिखना है। मैं यहाँ पर नोट डाल देती हूँ, प्रसंग लिखते समय यह लिखना है, ठीक है, यह पंक्ति लिखनी है। ठीक है, क्या लिखना है कि बादल राग कविता अनामिका में 8 नहीं 6 खंडों में प्रकाशित है, और यहाँ 6ठा खंड लिया गया है। 6ठे खंड का भी छोटा सा पार्ट लिया गया है, छोटा सा भाग लिया गया है। लघु मानव का मतलब होता है आम आदमी। क्या होता है? आम आदमी। अब बादल राग कविता ये बता रहे हैं, आज आम आदमी के जो दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है। आम आदमी के कई दुख होते हैं, रोजगार के लिए होते हैं, या आमदनी के लिए होते हैं, या फिर उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए होते हैं, कई तरह से हो सकते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जो शोषित वर्ग थे उनको क्या हानि हो रही थी, ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिनको इस दुख से त्रस्त है। और त्रस्त जो मानव है उसको कौन पोषण देता है? भाई बादल देते हैं। बादल आते हैं, नई क्रांति लेकर आते हैं, नए विचार लेकर आते हैं, तो किनका फायदा होता है? आम आदमी का फायदा होता है, मनुष्य का फायदा होता है। तो लघु मानव के दुख से त्रस्त कवि यहाँ बादल का आह्वान का मतलब होता है बुलाना, क्रांति के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। विप्लव रव का मतलब होता है क्या? अगर कोई विरोध हो रहा है, विरोध या फिर विद्रोह हो रहा है, विद्रोह, तो उससे कौन पाते हैं? भाई छोटे ही, जो छोटे तबके के लोग होते हैं उनको ही शोभा यानी कि लाभ, शोभा का मतलब क्या हो गया है यहाँ पर? लाभ या फायदा पाते हैं। किसान और मजदूर की आकांक्षाएं का मतलब क्या होता है? इच्छाएं। बादलों को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है। किसान और मजदूर के माध्यम से कवि यहाँ बादलों को आह्वान करते हैं और कहते हैं कि आइए और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जनमानस के रूप के अंतर्गत नव निर्माण कीजिए, नव सृजन कीजिए। और जो विप्लव के जो बादल आते हैं, विद्रोह के जो बादल आते हैं, वो आते हैं धरती पर, और जो बड़े लोग होते हैं, जो पूंजीपति लोग होते हैं, उनको ध्वंस कर देते हैं, उनको धराशायी कर देते हैं, और जो नीचे दबे हुए शोषित वर्ग होते हैं उनका उद्धार करते हैं, उनका सृजन करते हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। वंचित कौन होते हैं? जिनको कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ पे ही नहीं, एक मनुष्य को एक जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके तत्व कौन कौन से होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान। पहले 3 चीज़ें थी, अब क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। अब 6 चीज़ें हो गई है। तो अगर इनमें से कोई चीज़ें किसी व्यक्ति को नहीं मिलती है, रोटी, कपड़ा, मकान सबको मिल गया, ठीक है, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिला, अगर स्वास्थ्य कर उसको सामग्री नहीं मिली, उसको स्वास्थ्य केंद्र में कोई सहायता नहीं मिली है, या उसको अधिकार नहीं मिला है, या फिर उसको शिक्षा नहीं मिली है, तो ये क्या है? वंचित है। जो भी इन 6 तत्वों से वंचित, 6 तत्वों में से एक भी तत्व से वंचित रहा है तो वो वंचित है, यानी कि उसकी कमी है, उसको जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है ये कविता बादल राग। क्रांति हमेशा किसका प्रतिनिधित्व करती है? वंचितों का। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अट्टालिका नहीं है रे,
अट्टालिका क्या होती है? बड़ी बड़ी इमारतों को क्या कहा है? अट्टालिका। अट्टालिका नहीं है रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगुंज स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब हम बादल राग कविता पढ़ेंगे तब देखेंगे। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है, वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो भी हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिरकर उठते हैं गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल, दरअसल वीरों का एक प्रमत्त दल दिखाई देते हैं। चूंकि ये विप्लव के बादल है इसलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। अब देखिए क्या बताया है कि बादलों को संज्ञा दी गई है। बादल क्या है? क्रांति, और क्रांति के आह्वान किया है बादलों के माध्यम से। जैसे बादलों के अंदर बिजलियां रहती है और बिजली जब कड़कती है, जब बिजली टकराती है तो बादल नीचे गिरते हैं। तो बादल यानी कि पानी जो नीचे गिरता है, तो ऐसे ही जब बादल फिर से वो अपने आप को उठाते हैं, बिजली उन्हें गिराती है, यानी कि जो अट्टालिका है, पूंजीपति लोग हैं, उनकी करतूतें हैं, जो उनके कार्य है वो बादलों को गिराती है, यानी कि वंचितों को गिराने का कार्य करती है। लेकिन वे फिर उठते हैं। संघर्ष है जीवन का नाम, तो इसी संघर्ष को वे जीवन का नाम समझ के और फिर उठते हैं और जीवन जीते हैं और संघर्ष करते हैं। संघर्ष के फलस्वरूप क्रांति होती है, क्रांति के फलस्वरूप उनका उद्धार होता है, उनका सृजन होता है, उनका निर्माण होता है, उनका फायदा होता है। और जो पूंजीपति लोग थे या बड़े बड़े जो पेड़ थे जिनकी संज्ञा पूंजीपतियों के रूप में दी गई है, वो धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि क्रांति का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो किसको होता है? वंचितों को होता है। जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको कुछ न कुछ फायदा तो पक्का होगा, लेकिन जिनको जो फायदे में रह रहे हैं, जिनको सारे तरह की सुविधाएं मिली हुई है, उनकी सुविधाओं में कटौती जरूर की जा सकती है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हाड़ मात्र ही रह गए हैं। जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख। कैसा लग रहा है कि गर्मी से जो धरती है वो कैसी होती है? तपती सी और झुलसी हुई सी नजर आती है। हम धरती के ऊपर खड़े भी रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग उगल रही हो, ऐसी तपन आती है। तो धरती पर क्रांति के संदेश की तरह, जैसे क्रांति के संदेश की तरफ बादल बरस जाते हैं और बरस जाते हैं तो धरती को क्या करते हैं? पोषण देते हैं, उसको पोषित कर देते हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा सा नजर आता है, ऐसा लगता है अकाल पड़ने वाला है। और इस अकाल की चिंता से व्याकुल जो किसान है वो कैसे होते हैं? हाड़ मात्र हो जाते हैं, केवल और केवल उनके शरीर की हड्डियां दिखाई देती है। ऐसे कहते हैं 56वां अकाल जब पड़ा था, सन विक्रम संवत 56 में पड़ा था, शायद 1856 की बात है, और 1856 या ऐसे ही बात है। तो और ईस्वी संवत में 57 वर्ष आप कम कर दो उसको, तो 1802 या नहीं 1802 नहीं, हाँ 1799 के आसपास का बोलते हैं 56वां अकाल या ऐसे ही बोलते हैं, 1800 के आसपास बोलते हैं। तब का सीन कभी कभी क्या होता है न्यूज़पेपर में या कभी पुरानी किताबों में ऐसे कोई चित्र बने हुए हैं जब 56वां अकाल पड़ा था और उस अकाल में मनुष्य की क्या स्थिति हो गई थी, वो स्थिति बताई थी। तो हाड़ मास जो किसान है वो कैसा लगता था? हाड़ मात्र का नजर आता था, उसके अंदर मांस नहीं होता था, सिर्फ हड्डियां और पसलियां उसकी दिखाई देती है। उसको बोलते हैं हाड़ मात्र ही रह गए हैं जैसे किसान, क्योंकि किसान कर्ज उसमें लगान के रूप में या करों के दबाव में दबे हुए हैं। करों का वजन इतना है कि वह उठ ही नहीं पा रहे हैं, और जो भी आमदनी होती है, जो थोड़ा बहुत भी अगर कोई उपार्जन होता है तो वो सब टैक्स चुकाने में चला जाता है। तो वो खुद क्या खाए, तो वो भूखे मरते हैं। भूखे मरने के कारण उनका शरीर बिल्कुल ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। जीर्ण शरीर, बिल्कुल पतला हुआ सा मरने जैसा शरीर, और त्रस्त नयन मुख, और आंखें ऐसी है जैसे प्यासी है, किसी जैसे बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से उनके आंखों में ये प्यास है, ये बरकरार है, ऐसी सी प्रतीत होती है। पूरी धरती का हृदय दग्ध है। दग्ध का मतलब गर्म है, जल रहा है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है कि ऐसे जैसे धरती पूरी जल रही है, किसान हाड़ मात्र लग रहा है, आंखें उसकी प्यासी है, और जो धरती है पूरी जल रही है, आग उगल रही है। और ऐसी अवस्था में जब बादल बरस जाते हैं तो अचानक से क्या होगा? चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, धरती जो गर्म थी वो अब ठंडी हो जाएगी, किसान जो हाड़ मात्र का था उसको खाने पीने को कुछ मिल जाएगा, उसकी आंखें जो कैसी थी? बिल्कुल त्रस्त थी, यानी कि दुख से त्रस्त हो रही थी। दुख को देख देख के उसकी आंखों के अंदर जो एक निराशा है वो भरी हुई थी। अचानक से बादल के बरसने के साथ उसकी आंखें हरी भरी हो जाएगी और पुष्ट हो जाएगी एकदम। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है।
धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी उसके सबके प्रफुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। ठीक है, बिंब प्रकट किए गए। यहाँ पर बिंब ऐसे देखा जाए तो प्रयोगवाद में प्रकट हुए थे, लेकिन बिंबों के माध्यम से यहाँ भी कविता को एक नया पुट देने की कोशिश की गई है। एक इकलौता बिंब इतना विराट, विराट का मतलब क्या होता है? बड़ा, और व्यंजक है। व्यंजक यानी कि व्यंग, इशारा कर रहा है, स्थिति को बताने का इशारा, बताने का शब्द मात्र। व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई दे रहा है। इस बादल राग कविता के माध्यम से निराला जी की कविताएं जो है वो उनका जो काव्य संग्रह है, या फिर कहा जाए कि उनका साहित्य जगत पूरा इस बादल राग कविता में निचोड़ कर आ गया है। इस तरह यह कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। लघु मानव कौन है भाई? आम आदमी, बोल छोटा आदमी। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर उस भैरव संगीत का जो नव निर्माण के कारण बनता है। नए निर्माण के कारण कोई संगीत बनता है तो उसकी भी कविता यहाँ पर बादल राग के माध्यम से बताई गई है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी में बादल राग कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा है, और बादल राग के माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं, उनके बादल राग कविता के प्रति जो विचार है, क्यों उन्होंने लिखी है। बादल राग यानी कि बादलों से उन्हें प्रेम था, वर्षा ऋतु से प्रेम था। इस प्रेम के कारण उन्होंने कैसे उस लघु मानव की कहानी को यहाँ प्रस्तुत करा है वो भी हमने देखा है। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, उनका जीवन परिचय बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ बादल राग कविता का उल्लेख हमने पढ़ लिया है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग गया ये, ऐसे कुछ नहीं। तो याद कर लीजिएगा, इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप सेल्फ टेस्ट दे सके, और सेल्फ टेस्ट के बारे में आप सेल्फ टेस्ट देकर और ये मूल्यांकन कीजिए कि हमें ये कितना याद हुआ है। तो आज हमने इतना ही पढ़ा है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं बादल राग कविता के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय।